और वक्ता तो एक ही है, उनके बाद तो हम सिर्फ वोट ऑफ थैंक्स की तरफ बढ़ेंगे और इस कार्यक्रम को जो है समापन की तरफ लेकर चलेंगे। मुझे लगता है कि अब जो घर में जीरा है, जो तेल रखा हुआ है, उसकी खुशबू को भी आप महसूस करने लगे होंगे हल्का हल्का, कि वो इंतजार कर रहा है घर पर बैठा हुआ हमारा। तो कड़ी को आगे बढ़ाते हैं आमंत्रित करना चाहूंगा मूल निवासी बीपी सिंह जी को, राज्य संगठन सचिव मक्कम उत्तराखंड से। तो जैसे भाई साहब ने बताया कि ताली बजाने का फूल खुशी वर्षा का नहीं है, लेकिन दो आदमी मेरे बच्चे हो गए, अगर उनके लिए ताली नहीं बजाऊंगा तो ये बहुत दिक्कत का जो विषय है। लेकिन आगे के कार्यक्रम में जरूर ध्यान रखूंगा राजेंद्र जी आपकी इन बातों को भी। धन्यवाद। मूल निवासी बहुजन समाज में जन्मे सभी उन महापुरुषों को जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मूल निवासी बहुजन समाज की गुलामी की बेड़ियां काटने और उन्हें मानवीय अधिकार दिलाने के लिए अपना जीवन निछावर किया, उनको नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और राष्ट्र निर्माता बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को उनके स्मृति दिवस पर शत शत नमन और आदरांजलि अर्पित करता हूं। कार्यक्रम में आए हमारे मुख्य अतिथि मूल निवासी तौसीफ जमान जी, हमारी वक्ता बहन अधिवक्ता मूल निवासी मंजुला गौतम जी, संगठन के साथी और विशेष रूप से हमारे मार्गदर्शक राज्याध्यक्ष बामसेफ मूल निवासी राजेंद्र गौतम जी और हमारे एमएसएस यानी कि मूल निवासी सभ्यता संघ के साथी और सीईसी सदस्य महेंद्र कामा जी, मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मान्य भूपेंद्र जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम में सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों की जो वीडियो क्लिप्स उनके संदेश के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत करने और मंगवाने का अपने जिम्मेदारी को बखूबी निभाया, उन सबको और जो भी हमारे विशिष्ट जन और मेरे हिसाब से सभी विशिष्ट जन हैं, उन सभी विशिष्ट जनों का मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, समय बहुत ज्यादा है नहीं, सोच रहे थे कार्यक्रम 8 बजे तक कैसे चलेगा, लेकिन लग रहा है अगर 10 भी बज जाए तो ये समय कम पड़ रहा है, लेकिन जल्दी ही इसको खत्म करते हैं और मूल चीजों पे आता हूं। साथियों, बामसेफ या अफसुट विंग जब कोई कार्यक्रम लगाती है तो कार्यक्रम का अपना एक उद्देश्य होता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि लोग इसमें शामिल हों, पर इस कार्यक्रम का केवल यह मकसद नहीं है कि लोग इसमें शामिल हों। इसका मकसद है कि इस विशेष कार्यक्रम पर आप कुछ यहां से लेकर जाएं, न सिर्फ लेकर जाएं, उस जानकारी को समाज में अपने आसपास के लोगों के साथ साझा जरूर करें, क्योंकि महापुरुषों की जय जयकार करने का तो पीड़ा बहुत सारे संगठनों ने उठा रखा है, लेकिन महापुरुषों का असली रूप और असली चरित्र और असली उनका जो उद्देश्य है वो आपके सामने एकमात्र जागृति के माध्यम से रखने वाला हमारा मातृ संगठन बामसेफ और उसकी अफसुट विंग इस कार्य को करने में लगी है। चाहे वो कर्मचारियों के बीच जाते हो, चाहे वो युवा बेरोजगार और
महिलाओं के बीच जाते हो, चाहे वो हमारे समाज में कलाकारों के बीच जाते हो, और चाहे वो हमारे बीच स्टूडेंट के बीच जाते हो, लेकिन सब में एक बात प्रमुखता से है कि वह आंदोलन के लिए लोगों को इस जागृति के माध्यम से तैयार कर रहे हैं, ताकि एक वैचारिक क्रांति के माध्यम से एक जन आंदोलन खड़ा हो सके और व्यवस्था परिवर्तन इस देश में हो सके। साथियों, विषय रखने का भी हमारा एक पर्पस है। विषय भी बहुत आसानी से हम लोगों ने नहीं इधर डिजाइन किया। इसके ऊपर लगभग 3 घंटे की जद्दोजहद के बाद लगभग 20 सब्जेक्ट्स का निचोड़ निकालकर के महापुरुषों की दूरदर्शिता और वर्तमान भारत, इस विषय को हम लोगों ने डिजाइन किया। अपेक्षा की थी वक्ताओं से कि वो इस दिशा में अपनी बात को रखें, कोशिश भी की, अच्छी कोशिश थी। इसके लिए मैं सभी वक्ताओं का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने कोशिश तो की, पर और थोड़ी सी जरूरत है इस कोशिश को और बढ़ाने, क्योंकि अब समाज में जो टेम्परामेंट है या जो स्थिति है वो झकझोर देने वाली है। लोग घबराए हुए हैं, सहमे हुए हैं कि आने वाला समय कैसा होगा, और विचारों के माध्यम से उनके अंदर जो निराशा उत्पन्न हुई है उसको खत्म करना है। इस विषय का मकसद है कि हमारे महापुरुषों ने बेसिकली दिया क्या था, वह क्या ऐसी चीजें थी, उन चीजों के ऊपर उनकी क्या पकड़ थी, वो कैसे समय को देखते थे। क्योंकि बदलते परिवेश में और बदलते समय और परिस्थितियों में जो जागरूक रहता है, जो उस परिस्थितियों को समझ सकता है और वर्तमान को समझते हुए, इतिहास को पढ़ते हुए भविष्य का निर्धारण करता है, तो ये दूरदर्शिता होती है जिसको हम दूरदर्शिता के दायरे में रख सकते हैं। ये हमारे महापुरुष परम बखूबी करते थे। जब मैं आज इस विषय की अध्यक्षता के लिए मुझे रखा गया और मैं इसकी तैयारियों के लिए गया, तो मुझे ऐसा लगा कि बताने के लिए बहुत कुछ है, और महापुरुषों ने, महापुरुष बनने के पीछे मुझे ऐसा लगता है घटना बहुत बड़ा कारण। आप किसी भी महापुरुष को देख लीजिए, उसके जीवन में कोई ना कोई ऐसी घटना घटी जिसके माध्यम से उसको यह एहसास हुआ कि वह मानव नहीं है, वह मनुष्य नहीं है, या मनुष्य के जीवन में दुख क्यों। चाहे तथागत गौतम बुद्धा हो, राजा होने के बावजूद भी महसूस करते हैं कि मानवता का अभाव है। राष्ट्रपिता फूले घटना घटने के बाद एहसास करते हैं कि लोग जानवरों से भी बदतर जीवन, मेरा सिर्फ अपमान हुआ, मुझे इतना दुख हो रहा है, लोग जानवरों से भी बदतर जीवन जी रहे हैं, इनको एहसास है। और विश्व विभूति बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को अगर हम देखते हैं तो उनकी दूरदर्शिता का तो पैमाना मुझे लगता है अगले कई सौ साल का उन्होंने बता दिया कि क्या होने वाला है भारत। उन्होंने कहा, जब मैं राष्ट्रपिता फूले की एक बुक है, किताब है, छोटी सी इशारा, ये पूरी तरीके से जब हम फूले साहब को पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा देश और कृषि प्रधान होने के नाते हमारे देश में किसानों की स्थिति उस समय बहुत बदतर हुआ करती थी, किसान मजदूरों की स्थिति बहुत बदतर होती थी। तो राष्ट्रपिता फूले उस पर अपनी बात को कहते हैं और एक कार्यक्रम लगाते हैं 1885। कब? जब बड़ौदा के महाराज सयाजी गायकवाड़ पूना शहर पधारते हैं, तो वो एक बड़ा कार्यक्रम लगाते हैं उनके सम्मान में, और उसका विषय रखते हैं मराठा और महाराष्ट्र। और उसमें गोविंद रानाडे और डॉक्टर भंडारकर को वो आमंत्रित करते हैं उस विषय पर अपनी बात रखने के लिए। विशेष तौर पर वो जो हमारे रानाडे साहब हैं, वो कहते हैं कि भारत में जो जाति भेद है, इसकी वजह से देश की प्रगति में कभी कोई बाधा नहीं हुई। ये रानाडे ये कथन देते हैं, और
कहते हैं जो इस किसानों की स्थिति पूर्व में थी अब उससे बेहतर स्थिति है। ये 1885 में जब इस बात को कहते हैं तो फूले साहब इसके ऊपर इस किताब का विमोचन करते हैं और इस किताब को लिखते हैं वो चुनौती, चेतावनी। और चेतावनी में वो अपनी बात को लिखते हुए कहते हैं कि इस प्रकार के गलत और शरारतपूर्ण बयानों से साधारण लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। कोरिलेट कर लेना साथियों, आज के दौर में इस बात को जो फूले साहब 1885 में लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि इस प्रकार के गलत और शरारतपूर्ण बयानों से साधारण लोग भ्रम में पड़ जाते हैं और इस प्रकार की भ्रामक स्थिति पैदा होने से देश को भारी नुकसान पहुंचता है। इसी के साथ वो ये कहते हैं कि किसानों की स्थिति बेहतर है, यह बात बिल्कुल निरर्थक और निराधार है। इस बात को फूले साहब सिद्ध भी करते हैं और बताते हैं। तो साथियों किस तरह की इस तरह की बात को लेकर के फूले साहब बेसिकली किसानों के, क्योंकि किसानों की संख्या ज्यादा थी उस समय, किसान ही ज्यादा हुआ करते थे और सरकार पूरी तरीके से टैक्सेस लगा के उनके साथ उस तरीके का व्यवहार करती थी, तो वो उस तरह की चीजों के ऊपर वो बोल रहे हैं। और फूले साहब की जीवन के ऊपर बहुत सारे लोगों ने प्रकाश डाला, माने भूपेंद्र सिंह जी ने भी डाला, लेकिन उनकी एक बात है जो गुलाम गिरी ने लिखी, एक किताब है, साथ इसको पढ़ना चाहिए। और एक किताब जो मैसेज आपको देती है वो मैसेज मुझे लगता है राष्ट्रपति फूले की जो दूरदृष्टि थी वो बहुत बड़ी तरीके की थी। इतिहास का विश्लेषण करके, किताबों का विश्लेषण करके उन्होंने पूरी ये किताब गुलामगिरी कैसे आप मानसिक रूप से गुलाम हुए हैं इस किताब के अंदर लिखा है। इसमें एक बात उन्होंने बहुत अच्छी की, जो मैं उनके शब्दों को वैसे के वैसे ही पढ़ता हूं जैसा उन्होंने लिखा है। और वो कह रहे हैं कि आपने क्या करना चाहिए। वो कह रहे हैं कि दूसरों के हितों का रक्षण करने के लिए अगुवाई करने का उद्देश्य होना चाहिए। यदि इस संबंध में हमने गहराई से सोचा तो हमारी समझ में आ जाएगा कि हर आदमी को आजाद होना चाहिए। यदि उनकी बुनियादी जरूरत दूसरों के सामने, यदि उनकी बुनियादी जरूरत जब उनके मन के भाव और विचारों को स्पष्ट रूप से दूसरों के सामने प्रकट करने का मौका मिलता है, लेकिन जब उसे आजादी नहीं होती तब वही महत्वपूर्ण विचार जनहित में होने के बावजूद भी दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर पाता और समय गुजर जाने के बाद भी सभी विचार विलुप्त हो जाते हैं। आजाद होने से मनुष्य को अपने सभी मानवीय अधिकार प्राप्त होते हैं और असीम आनंद का अनुभव करता है। ये राष्ट्रपिता फूले की दूरदर्शिता का एक बहुत अप्रतिम नमूना है। उसकी प्रस्तावना में ही लिख रहे हैं और वो उस समय की समस्याओं का विश्लेषण कर रहे हैं और कारण जानने का प्रयास कर रहे हैं क्यों ऐसा हुआ। और इसके बैक प्रस पे छापा है उन्होंने, जिसको माननीय भूपेंद्र जी ने अपने वक्तव्य में कहा है। मैं उसको दोहराना नहीं चाहूंगा कि क्या वो कारण था। इसके बाद विश्व विभूति बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर क्या बोलते हैं, उनकी बातों को जरा हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करें कि महापुरुषों ने समय का एनालिसिस किया और कहा कि आने वाले समय में कैसी परिस्थितियां होंगी, किस तरह से होगा। तो उस बात को मैं आज कहता हूं। बाबा साहब ने कहा है, आज जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वह लोगों के बीच एक आम राष्ट्रीयता की भावना को पैदा करना, न कि पहले मैं भारतीय हूं, बाद में मैं हिंदू हूं, मुस्लिम हूं, सिख हूं, सिंधु हूं या कोई जाति की भावना। यदि यह भावना है तो वह कभी भी एक राष्ट्र नहीं बन सकता। वह कहते हैं कि अगर आपको इसे एक राष्ट्र बनाना है तो मैं पहले भी भारतीय हूं और बाद में भी भारतीय हूं, और यही आदर्श बनता है तो समूह चेतना और खंडित देश नहीं होगा। ऐसा उन्होंने अपने वक्तव्य में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। जो उस समय कहा वो आज भी कितना प्रासंगिक है, सोच के देखने की जरूरत है। दूसरी बात उन्होंने
बहुत उन्होंने फिर पॉइंटेड किया कि देखिए भारत में जो इतनी बड़ी त्रासदी है, इतना बड़ा अमान्यता है, वह क्यों है। कुछ लोग कहते हैं भारत में, और क्यों नहीं ये देश राष्ट्र बन सकता। इसके लिए उन्होंने बहुत अच्छी एक लाइन कही है, भारत में जातियां हैं, ये जातियां राष्ट्र विरोधी हैं। समाज में अलगाव पैदा करती हैं, साथ ही साथ घृणा और विद्वेष भी पैदा करती हैं। अगर हम वास्तव में एक राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो इन मुश्किलों पर हमें काबू पाना होगा, मतलब जाति विहीन समाज बनाना होगा, भाईचारा लाना होगा। बिना भाईचारे, समता और स्वतंत्रता के राष्ट्र केवल पेंट की एक परत की तरह होता है और समाज जिंदगी भर तकलीफ में जीता है। एक संदेश उनका है कि जिस दिन SC, ST, OBC और धर्म परिवर्तित लोग एक समाज बनाएंगे, भारत अपने गौरव को प्राप्त कर लेगा। भारत का गौरव है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज का निर्माण करना। साथियों, ये महापुरुषों की बातें जो उनकी दूरदर्शिता को दर्शाती है, क्या हम यह करने को तैयार हैं? सवाल है कि क्या हम यह करने को तैयार हैं? क्योंकि महापुरुष अपना काम करते हैं और संदेश छोड़ जाते हैं कि आपको क्या करना है। यह पढ़ा लिखा वर्ग, यह समाज का बुद्धिजीवी वर्ग, ये बात महापुरुषों की कही बातों को छोड़कर अन्य मैक्सिमम कामों में लगा है। एक दिन एक साथी ने वीडियो पोस्ट किया और उसमें 3 चित्र उसने कार्टून के माध्यम से उसने पोस्ट किया था। उसमें 3 उन्होंने चीजें लिखी थी, शादी में, जनाजे में और सामाजिक कार्य, और उसके पीछे भीड़ दिखाई। शादी और जनाजों में फिर भी, शादी में सबसे ज्यादा भीड़, जनाजे में थोड़ी कम और सामाजिक गतिविधियों में 1 या 2 लोग उन्होंने दिखाए थे। उस चित्र के माध्यम से हमें समझना होगा कि आज इतने मुख्य दिन पर भी मैं अपेक्षा करता था जितनी जगह हम गए बहुत लोग आए, जितनी जगह हमारे साथियों ने मेहनत की बहुत लोग आए, लेकिन मैं चाह रहा था इस हॉल से भी बाहर लोग निकल जाते और अच्छी बात है, क्योंकि ये आप किसी संगठन के कार्यक्रम में नहीं आए। ये संगठन का कार्यक्रम होता तो डायस इधर होता। यह महापुरुषों की स्मृति दिवस का कार्यक्रम है साथियों, इसलिए हमने कोई डायस नहीं। आज पूरा दिन उनको समर्पित है, पूरा दिन। और पिछले 10-12 दिनों से जिस तरीके से कार्यकर्ता लगे हुए थे समाज जीवन में, सुखद परिणाम है, अच्छे रिजल्ट है, क्योंकि समाज की जो स्थिति अभी अवेकनिंग कम होने की वजह से है, उसको बढ़ाने की जिम्मेदारी चूंकि हम लोगों ने ली है। अगली बार हम जब इस कार्यक्रम को प्लान करेंगे तो मैं ये अपेक्षा और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी अपने साथ बस एक साथी को बढ़ाने की कोशिश करिए, चाहे वो जयंती का कार्यक्रम हो, चाहे वो महापुरुषों की स्मृति दिवस का कार्यक्रम हो। अपनी बगल वाली सीट पर एक साथी को लेकर आइए, ताकि यह कारवा एक करके बढ़ता चला जाए। क्योंकि ये कांशीराम ने भी कहा था कि मैं अकेला ही चला था, जाने गए मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवा बढ़ता गया। और साथियों, अंत में मैं महापुरुषों की ये जो लाइन हमारे बैनर पर लिखी है कि एकता ही सर्वशक्तिमान है, देर होने से पहले समझ लो, वरना जो महापुरुषों ने दिया है 102 सालों का परिणाम, भारत का संविधान, जिस दिन वह तहस नहस हुआ, हम इस चेयर पर तो क्या अपने घरों में भी रहने लायक रहेंगे कि नहीं, इस बात को समझ लीजिए। एकता ही सर्वशक्तिमान है, काम करिए। समाज में केवल संगठनों की रोल नहीं है, हर व्यक्ति का काम है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि बुद्धिजीवी वर्ग और पढ़े लिखे वर्ग की यह जिम्मेदारी है कि वह अपने समय में से, संपत्ति में से और बुद्धि में से 5% समाज को अवश्य दे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय मूल्यवासी, जय भारत, जय श्री राम।